न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज इतिहास रचा गया है। 37 साल में उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल कंप्लीट होने के बाद रिपीट हुआ। बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ ने यह इतिहास रच दिया। उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नोएडा जाते हुए एक मुख्यमंत्री वापस से सरकार में आए। बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ ने यह अंधविश्वास को भी तोड़ दिया। दोस्तों, अगर आज आप बीकाना स्टेडियम के दृश्य को देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप में से कई लोग सिर्फ उसी को देख रहे थे। 70,000 से ज्यादा की कैपेसिटी के साथ लोग जश्न में डूबे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही बीकाना स्टेडियम में आते हैं, लोग मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू करते हैं। जैसे ही बुलडोजर बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं, पूरा स्टेडियम झूम उठता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्पष्ट यह है कि अब देश मोदी योगी एरा में एंटर कर चुका है। और ये इसमें कोई दो राय कहने की बात नहीं है कि ये जीत भाजपा के लिए सेमीफाइनल ऑफ 2024 की जीत है। और शायद जैसे कि केशव प्रसाद मौर्य जो अब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रिपीट हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब हम 75 पार का नारे के लिए 2024 में काम करेंगे। तो जहां एक तरफ साइकिल चल नहीं रही थी, जहां एक तरफ हाथी सो रहा था, जहां एक तरफ लोग हाथ से हाथ हिला नहीं पा रहे थे, वहीं भाजपा मोदी योगी की जोड़ी ने 2024 के लिए अपना नारा दे दिया 75 पार। अब इसको आप देखिए किस तरीके से स्टेज को सजाया गया था। केंद्रीय मंत्री वहां पे कई मौजूद थे, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कई चीफ मिनिस्टर्स, इनफैक्ट सब चीफ मिनिस्टर्स वहां पे मौजूद थे। हिमंता बिस्वा शर्मा, पुष्कर धामी तमाम समेत मौजूद थे। बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया गया, फिल्म स्टार्स को बुलाया गया, समाज जीवन के अंदर जिन्होंने कार्य किया उनको बुलाया गया। ये सब आम जनता के साथ में और अक्रॉस उत्तर प्रदेश के हर जिले में इसको लाइव एलईडी स्क्रीन के साथ स्ट्रीम किया गया। इससे मैसेज बीजेपी स्पष्ट देना चाहती है कि ये सिर्फ 2022 की जीत नहीं है, ये सुशासन की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी की जीत है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और बीजेपी का कॉन्फिडेंस आप अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के चेहरे पर देख सकते हैं। जब योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे, उसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा ने एंट्री करी और अमित शाह के चेहरे पर खुशी और जेपी नड्डा के चेहरे पर खुशी आपको समझ में आ सकती है कि दे हैव वन, दे बिलीव दैट somehow they have crossed the main hurdle before 2024। अगर आप 52 सेनापति जो बुलडोजर बाबा के हैं, उनके अगर आप कैबिनेट के समीकरण को देखेंगे तो इट इज अ वेल रिप्रेजेंटेड कैबिनेट। पहले ओबीसी हो गए, ब्राह्मण समाज हो गए, एससीज हो गए, इट इज अ वेल रिप्रेजेंटेड कैबिनेट एंड इट इज अ कैबिनेट विच हैज यूथ एंड एक्सपीरियंस। ब्रजेश पाठक जो काफी समय से बीजेपी के कद्दावर नेता थे, दे हैव बीन रिवॉर्डेड विद अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पोस्ट। केशव प्रसाद मौर्य जिन जो चुनाव हारे थे उसके बाद भी उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया, वी रिवॉर्ड लॉयल आइडियोलॉजिकल सोल्जर्स। और वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन में वेयर इज सपा, वेयर इज बसपा, वेयर इज कांग्रेस, ये सिर्फ और सिर्फ टीवी पे आपको देखेंगे या सोशल मीडिया पे देखेंगे। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मोदी योगी एरा की, बुलडोजर बाबा की ये जीत ऐतिहासिक, अप्रत्याशित और 2024 के पहले की एक स्वाद देने वाली जीत है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब पीएम नरेंद्र मोदी गमछा पहने हुए व्हाइट कुर्ते में जब आए थे, तो किस तरीके से उनके चेहरे पर एक गंभीरता थी और एक सेटिस्फैक्शन भी था, जो एक क्लियरली दिखा रहा था कि उनको सबसे बड़ा हर्डल जहां पे लोकल फैक्टर्स थे, जहां पे कास्ट कॉम्पोजिशन पूरी तरीके से चल गई थी, जहां कहा गया था किसान आंदोलन भाजपा को हरा देगा, जहां कहा गया था ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण समीकरण बीजेपी को हरा देगी, जहां कहा गया था अखिलेश 400 पार होंगे, जहां लिबरल 2BH के पत्रकारों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, द बीजेपी वाज एबल टू क्रॉस 2/3 मेजॉरिटी।
सो इज दिस द सेमीफाइनल विक्ट्री? और क्या अब 2024 का नतीजे लगभग तय है? मोदी 3.0 की झलक आपको योगी 2.0 में दिख गई है। ये आज का सबसे बड़ा हेडलाइन है और इसीलिए मेरा आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरा आरोप है कि विपक्ष की तथाकथित एकता मोदी योगी लोकप्रियता को हराने में विफल होती हुई दिख रही है। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है, कि क्या 2022 में योगी 2.0, 2024 में मोदी 3.0 की शुरुआत है। छोटा सा मैं आपको एक ग्लिम्स दिखाना चाहता हूं, एक छोटी सी झलक दिखाना चाहता हूं कि जब बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली, कैसे कान्हा स्टेडियम झूमा और फिर मैं मुकदमे की शुरुआत की। आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि अपने कर्तव्यों के मेरे साथ इस मुकदमे में तुहिन सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, मेरे साथ विकास सरस्वत, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ कपिल मदान, पॉलिटिकल एनालिस्ट और कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, राहुल लाल, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, और मेरे साथ अरविंद चतुर्वेदी जी, चैनल हेड इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के, और मेरे साथ मनोज पोरीवाल जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। मैं इस मुकदमे की शुरुआत तुहिन सिन्हा और मनोज पोरवाल जी से करना चाहता हूं। सभी को इस मुकदमे में 30-30 सेकंड की समय दूंगा अपनी दलील रखने के लिए। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर 10 सेकंड से ज्यादा बोलेगा तो फिर जनता के हित के लिए मैं ऑडियो को कम कर दूंगा। मैं तुहिन सिन्हा आपके पास आना चाहता हूं। तुहिन सिन्हा, आई थिंक दिस इज अ प्रिल्यूड टू 2024 एंड आई से दिस विद लॉजिक एंड फैक्ट्स। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि इतने सारे लोकल फैक्टर्स होने के बावजूद अगर आपकी पार्टी 2/3 बहुमत क्रॉस करती है तुहिन सिन्हा, और आज जिस हिसाब से हमने दृश्य देखा है कान्हा स्टेडियम में, ये एक उत्तर प्रदेश की जनता का सेलिब्रेशन था, तो क्या ये मैं समझूं 2024 में मोदी 3.0 उत्तर प्रदेश से तो रियलिटी होता हुआ दिख रहा है? प्रदीप जी, सबसे पहले मैं आपको और इस देश के हर राष्ट्रवादी सोच में, विचारधारा में यकीन रखने वाले व्यक्ति को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। एक ऐसे दिन, आज से एक दिन पहले जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने अपमान किया था हिंदुओं का और कश्मीर, विशेष तौर पर कश्मीरी हिंदुओं का, आज जिस लय में और जिस संख्या में लोग उपस्थित थे और सेलिब्रेट कर रहे थे, ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि 2024 में तो हमारी सरकार आएगी ही, लेकिन दूसरी बात जो सुनिश्चित करता है, ये कर्मयोगी राष्ट्रवादियों की सरकार है। और ये प्रथा उत्तर प्रदेश में भी और कम से कम 10-15 साल चलने वाली, और इस देश में तो और 15-20 साल चलने वाली ही है। जहां विपक्षी पार्टी MY से बाहर नहीं आ पाई है, वहां हम ML में चले गए हैं। महिला लाभार्थी, जिस प्रकार के रोड्स बने हैं, गंगा एक्सप्रेस में बने, जो बन रही है, या फिर वो पूर्वांचल एक्सप्रेस में हुए हैं, आज शहर गांव-गांव में कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है। तुहिन जी, आज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव हुई है। तुहिन जी, मैं मनोज जी एक बात से बड़ा डिसअपॉइंटेड था। व्हाई डिड अखिलेश यादव नॉट कम टू दी स्वेरिंग इन? बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ ने खुद पर्सनली कॉल किया था। ये उनकी छोटी सोच को दर्शाता है। मनोज जी, क्यों, देखिए राजनीति में हार जीत चलती रहती है। इसके बाद मैं अरविंद चतुर्वेदी के पास आने वाला हूं और मैं कपिल मदान के पास आऊंगा और राहुल लाल के पास भी आने वाला हूं मैं। पर मुझे बताइए मनोज जी, ये हार जीत चलती रहती है। अगर आपको लगता है कि आप मजबूत विपक्ष के रूप में आए तो आप क्यों नहीं आए? आपने क्या जनता की मैंडेट का अपमान नहीं किया ना आते हुए? पहले भी कई दफे ऐसा हुआ है, विपक्ष के लोग नहीं पहुंचे हैं, और ये जो जनादेश मिला है उससे हम लोग कतई संतुष्ट नहीं है कि जनादेश एक जो है कुछ ईमानदारी का जनादेश है। क्योंकि आपने देखा होगा अभी विधान परिषद जो चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव में किस तरीके से अब जो है MLC के लोग, जो पूर्व MLC हैं, मतलब निवर्तमान MLC हैं, उनके कपड़े भरे जा रहे हैं, उनके पर्चे नहीं भरे जा रहे हैं। मैं आपसे फिर यही कहना चाहता हूं
कि अब जो है सरकार बन गई है, सरकार बनी है, वो भी आप जानते हैं मेजोरिटी मिली है, वो 80 और 20 का नारा देके मिली है। 80-20 का नारा, अब सरकार बन गई है तो 80-20 का नारा खत्म करके उत्तर प्रदेश की 100% जनता को अपना मान के मनोज जी, इतना वोट जितना भाजपा को उत्तर प्रदेश की असेंबली इलेक्शन में मिला है, पिछली किसी पार्टी को इतना वोट नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं जनता का इतना समर्थन तो है भाजपा को, ये आप ना माने पर ट्रुथ तो यही है। अरविंद चतुर्वेदी जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर कपिल मदान और विकास सरस्वत और फिर राहुल लाल के पास आऊंगा मैं। अरविंद चतुर्वेदी जी, मुझे ये जरा डाइसेक्ट करिए, ये रिप्रेजेंटेशन ब्रजेश पाठक का एलिवेशन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के रूप में, केशव प्रसाद मौर्य को रखना उप मुख्यमंत्री के रूप में, स्वतंत्र देव सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के काफी करीबी माने जाते हैं, उनको इस बार कैबिनेट मिनिस्टर दिया गया है। बीजेपी के अध्यक्ष अब कोई नए बनने वाले ऐसे खबरें आ रही हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या 2024 में सील वर्डिक्ट समझूं? अरविंद जी। प्रदीप जी, मैं आपको देखिए बड़ा स्पष्ट इसका एनालिसिस बता देता हूं। ब्रजेश पाठक का आना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने देखा होगा कुछ ऐसे मुद्दे थे जहां पे सरकार को दिनेश शर्मा की आवश्यकता थी, वहां पे उस तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर पाए। मैं एक घटना का यहां पे उदाहरण देना चाहता हूं। ऊंचाहार में 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई थी और स्वामी प्रसाद मौर्य जो उस समय भारतीय जनता पार्टी में मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा है कि जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो बहुत गलत होगा। ब्रजेश पाठक ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने उस बात का विरोध किया था खुल के, और सरकार के बहुत सारे लोग इस बात को लेकर नाराज हुए थे। तो सवाल यह है कि पार्टी अगर आपको जाति के हिसाब से मंत्री बनाती है तो आपसे अपेक्षा करती है कि अगर जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं उसके खिलाफ अगर कुछ होता है तो उसका आप प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बड़ा कारण यह है कि ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया। लखीमपुर खीरी की जो घटना है उसमें आप देखिए सरकार एकदम पिछले पैर पे खड़ी थी टेनी के बेटे के घटना में शामिल होने के बाद, लेकिन उसका जवाब दिनेश शर्मा की तरफ से नहीं आया जबकि ब्रजेश पाठक की तरफ से आया। उसके अलावा एक और बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि ब्रजेश पाठक पर अमित शाह का बहुत हाथ है। ये बहुत बड़ी बात आपने बोली अरविंद जी, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। अरविंद जी, आपने बहुत सही तरीके से एनालाइज किया, आपने बहुत सही कही बात, और मेरे हिसाब से आई थिंक दैट द एंटायर कैबिनेट समहाउ हैज दैट अमित शाह स्टैंप इन इट। मैं कहना चाहता हूं कैसे, मैं बताऊंगा। आपने ब्रजेश पाठक की जिक्र किया, केशव प्रसाद मौर्य को रिटेन करना समाउ लॉयल्टी के लिए एक रिवॉर्ड दिया जाता है। लोग लग रहे थे कि एक सीएम हार गए, एक चुनाव हार गए, तब भी केशव प्रसाद मौर्य को नहीं बनाया जाएगा, बट आई थिंक अमित शाह बैक्ड, ये बहुत बड़ा मूव होगा। अरविंद जी, फिर मैं आ रहा हूं विकास जी। उसके पीछे कारण भी है, उसके पीछे एक कारण भी है, 7% का वोट, 7% का वोट भी केशव प्रसाद मौर्य के साथ है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और केशव प्रसाद मौर्य ने पूरे प्रदेश में जिस तरीके से काम किया, कहते हैं ना कि आदमी जब चक्रव्यूह में होता है तो सातों चक्र आपको तोड़ने पड़ेंगे। केशव प्रसाद मौर्य 6 चक्र तो तोड़ चुके थे, लेकिन 7वें चक्र में विपक्ष ने उनको फंसा दिया और केशव प्रसाद मौर्य जो है कम मार्जिन से हार गए। लेकिन उनका जो वोट बैंक है और उनका जो काम करने का तरीका है, उसकी वजह से उनको पार्टी ने एक बार फिर से मौका दिया है। एब्सोल्युटली अरविंद जी। और कपिल मदान और विकास सरस्वत, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर तुहिन जी आपके पास, और मैं राहुल लाल के पास आने वाला हूं। मैं कपिल मदान, द कांग्रेस पार्टी शुड ऑफिशियली आई थिंक only do Twitter and Facebook politics and say, please, why are you wasting everybody's time, energy, effort? I don't understand why. कपिल मदान बताइए, अब चुनाव खत्म हो गया तो प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की राजनीति से गुम हो गई। आज के समय में प्रियंका जी को, राहुल जी को भी इनविटेशन था, आना चाहिए था, उत्तर प्रदेश की जनता थी, स्टेडियम में बैठते, क्या होता अगर बैठ जाते? तो बताइए, सब कुछ सिर्फ चुनाव के लिए। कपिल मदान। प्रदीप जी, पहली बात, मैं आपको सुना और आपने योगी जी के लिए एक नाम, जो योगी जी अपने बारे में खुद भी बोलते हैं कि वो बुलडोजर बाबा हैं, तो मैं एक बात जरूर दर्शकों को याद दिला दूं, और एक हमारे को पैनलिस्ट ने भी इस बारे में इसकी व्याख्या की कि जब ये बुलडोजर बाबा हैं तो ये जो टेनी था, टेनी के जब बेटे के अगेंस्ट इन्हीं की पुलिस ने एक रिपोर्ट दायर करी जिसमें लिखा उन्होंने कि ये कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया, और वहां बुलडोजर नहीं चले गए, वहां पे उनकी इन्वेस्टिगेशन में उनको चाय पकौड़े और वो बिस्कुट के जो लगातार वहां पे दौरे चल रहे थे वो हमने सबने देखा, और आपके पत्रकार मित्रों ने ही दिखाया। मेरी बात सुनिए, आप दूसरी, अब मुझे बोलने दीजिए।
अगर बुलडोजर बाबा ने ये जो अपना इवेंट कराया है, अपना एक भव्य इवेंट कराया है जहां पे अपनी खुद की राज तिलक इन्होंने कराया है, कि आज तक क्या इन्होंने जो कोविड में महामारी हमने देखी कभी कपिल जी, एक मूवी है ना विकास सरस्वत, जब मूवी में एंड हो जाता है तो जब कोई व्यक्ति मूवी की शुरुआत की बात करता है ना तो लगता है कि वही बासी चीज बात कर रही है। नीड टू मूव ऑन। The law is taking its course in Lakhimpur, and I completely condemn it, and everybody has condemned it. Law will legally punish the guilty, whether it is Ashish Mishra, Teni or anybody. चुनाव पर आपने लखीमपुर को पूरा इस्तेमाल किया चुनाव के अंदर, और उसी लखीमपुर के जिले में सब सीट 6 सीट से बीजेपी ने स्वीप कर दिया वो जिला। विकास सरस्वत, लेट्स लुक फॉरवर्ड। विकास सरस्वत, क्या मैं समझूं कि अब ये मोदी योगी एरा की शुरुआत है? विकास सरस्वत, कपिल मैदान एजी मत होइए, सच्चाई ठीक है, कांग्रेस नहीं जीती, इट हैपेंस वेरी फ्रीक्वेंटली विद यू। विकास सरस्वत को बोलने दीजिए प्लीज। कपिल जी, ये कांग्रेस पार्टी का प्रिलिमिनरी मीटिंग नहीं है, यहाँ पे कोई और दो लोग भी बोल सकते हैं। प्लीज कपिल जी और विकास जी को बोलने दीजिए। थैंक यू। विकास जी, मेरे लिए 3 बड़ी हेडलाइंस है। इतना कास्ट कॉम्पोजिशन होने के बावजूद वेलफेयर पॉलिटिक्स प्रिवेल्ड, इतने सारे जाति गठजोड़ होने के बावजूद मोदी और योगी की ब्रांड वैल्यू प्रिवेल्ड। विकास जी, और तीसरी चीज, जिस हिसाब से आज मैं बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, मुझे तो लग रहा है 2024 एक सील्ड वर्डिक्ट है, क्योंकि अभी तो इतने लोकल फैक्टर्स हैं। जब 24 में मोदी जाएंगे तो ये लोकल फैक्टर्स पूर्वांचल में इतना बड़ा रोल शायद ना प्ले करें। विकास जी। प्रदीप, आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए जो तैयारियां शुरू हुई, जिस प्रकार से किसान आंदोलन और इन सब की घेराबंदी की गई, तो ये खाली उत्तर प्रदेश के लिए नहीं था। ये निश्चित ही विपक्षी पार्टियां इस बात को समझती थी कि यदि उत्तर प्रदेश भाजपा दोबारा से जीत के ले गई तो उनके 2024 के मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, समस्या कांग्रेस वालों के साथ या बाकी दूसरे विपक्षियों के साथ क्या है कि राजनीति में इन्होंने विपक्ष को पक्ष और विपक्ष न मानकर दुश्मनी मान लिया है। कोविड काल के अंदर आपको योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई दूसरा मुख्यमंत्री उस तरीके से जमीन पर नहीं दिखाई दिया जैसे योगी जी थे। उत्तर प्रदेश के अंदर तो योगी जी के अलावा जो विपक्ष के नेता हैं वो कहीं भी नहीं थे, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो सपा का नेता हो, कहां आपको कोई देखने को मिले। ये बातें कहते हुए प्रदीप, तभी तो जनता ने रिवॉर्ड दिया है, तभी तो राहुल लाल जनता ने रिवॉर्ड दिया है। आजकल राहुल लाल मानिए योगी मोदी बन। प्रदीप, पहले सुन लीजिए, देखिए 10 सेकंड चाहिए। राहुल 10 सेकंड विकास सरस्वत को बोलिए। राहुल 10 सेकंड अरविंद चतुर्वेदी, तुइन सिन्हा, मनोज जी आ रहा हूं आपके पास। 10 सेकंड प्रणाली होती है ना प्रदीप, हाँ, शासन की जो कार्य प्रणाली होती है उसमें जो बदलाव आपको लाना होता है, मूलभूत परिवर्तन लाने होते हैं, वो दूसरे टर्म पर ही आते हैं। आप किसी भी राज्य, किसी भी देश का भी देखेंगे, जो वहां उनकी दिशा परिवर्तन होती है, जो राजनीति की धुरी बदलती है, शासकीय धुरी बदलती है, वो सेकंड टर्म में ही आ पाती है। उस लिहाज से ये सेकंड टर्म बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण। राहुल लाल, अब क्या दिक्कत है? मानेंगे मोदी योगी मैजिक वर्क, मानेंगे जितना आपका सब झूठता नहीं चल पाए, मानिए 41.29% के अराउंड का वोट शेयर इज अ वेरी बिग थिंग, और इतनी सबके 273 थिंग्स इज बिगर। और जब लोकसभा में आएगा तब तो लोकल फैक्टर्स काम करेंगे ही नहीं, तो जो पूर्वांचल में थोड़ा बहुत डाउनफॉल हुआ वो भी होते हुए नहीं दिखेगा। जितना भी सब चीज थी, तो कहां आप दिख रहे हैं यूपी में? दिस माइट बी 65+ इन यूपी देन। प्रदीप जी देखिए, बस हमें भी थोड़ा सा कुछ सेकंड समय जरूर दीजिएगा। नंबर 1 चीज कि जो आज मंत्रिमंडल का गठन हुआ, इस मंत्रिमंडल के गठन में ही एक तरह से सीधे सीधे दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार की पूरी खींचतान सामने सामने नजर आ रही है। आप अगर योगी जी अच्छा खासा संख्या में सीट लेके आ गए तो उनके एक एक प्रिय लोगों को जो चुन चुन के महेंद्र सिंह जी इस मंत्रिमंडल में नहीं दिखे। आप एक तरह से जो चुनाव हार गए उनको फिर से जबरन, जो दोनों उप मुख्यमंत्री अगर हम लोग देख रहे हैं तो दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली दरबार से जुड़े हुए हैं, तो एक तरह से उनके पर कतरने का प्रयास किया गया। और ऐसे हालत में अगर भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गुटबंदी वो खत्म कर लेगी और चुनाव बड़े आराम से 2024 का जी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए पहला संकट तो उसके आंतरिक संकट ही होंगे, नंबर 1। नंबर 2 चीज की जो अभी यहां पे विकास जी बोल रहे थे कि भाई विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा। अरे विपक्ष तो हर जगह मौजूद था, ठीक है, जनता ने अभी विपक्ष के बातों पे उतना भरोसा नहीं किया, लेकिन हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। पश्चिम बंगाल जैसे परिणाम नहीं रहे, आपके सीटों की संख्या घटी और उल्टे ही जब और भगवान बचाए इस देश को जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जिस हिसाब से वहां पे तो भगवान जाने क्या हो रहा है, मैं उसके बारे में बोलूंगा। आप सुनिए, तुइन जी जवाब देंगे, तुइन जी अब जवाब देंगे, तुइन जी और मनोज जी, फिर अरविंद जी के पास आ रहा हूं। प्लीज राहुल लाल, आपने 2 बात करी। राहुल लाल,
ये दरबार की बातें ना कांग्रेस पार्टी के मुंह से ज्यादा अच्छी लगती है, आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। तुहिन सिन्हा ये गुटबाजी की बात कर रहे हैं, तुहिन सिन्हा, मनोज जी फिर अरविंद जी के पास आ रहा हूं। तुहिन सिन्हा जवाब दे कह रहे हैं कि आप आंतरिक डिफिकल्टीज है उसको नहीं मैनेज कर पाएंगे। सर राहुल लाल का बड़ा आरोप है। तुहिन सिन्हा ये बड़ा आरोप नहीं है, बहुत बेकार आरोप है। अब कैसे इसको बड़ा आरोप कह रहे हैं? ये पथ भ्रमित हैं। विपक्ष जो है वो कल्पना करते हैं कि हमारे अंदर प्रॉब्लम्स है, इतनी प्रॉब्लम्स होती तो ये बहुमत आता ही नहीं। जहां कर्मयोगी होते हैं वहां महत्वाकांक्षा होती है, तो थोड़ी खींचतान यदि है भी वो उसको पॉजिटिवली देखना चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरी साइड देखें, इस देश के विपक्ष को देखें, अगर आप बंगाल में जो है, बंगाल की जो राजनीतिक पार्टी है टीएमसी, वो खुलेआम जन नरसंहार करती है। अरविंद केजरीवाल जो है लोगों की आत्मा का नरसंहार करते हैं। तो विपक्ष में जो है लोगों को आस्था है ही नहीं। लोग जानते हैं कि अगर इस देश को आगे कोई बढ़ा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इकोनॉमी को संभाल सकती है तो केवल भारतीय। महंगाई बढ़ रही है तुहिन जी। अरे जो लोग ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की स्थिति। अरे मैं कर लूं एंकरिंग। राहुल जी प्लीज, राहुल जी रुक जाइए, ऐसा नहीं राहुल जी, बारी बारी सबको मौका मिल जाएगा प्लीज। राहुल जी मेरे को म्यूट करना पड़ेगा प्लीज, मैं आपके पास आऊंगा ना। तुहिन जी, तुहिन और मनोज को रखिए। कोविड का संक्रमण लगभग समाप्त हो गया है, निर्माण हो सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इकोनॉमी को संभाल सकती है तो केवल महंगाई बढ़ रही है। जी तुहिन मनोज जी एक बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं, अब एक टर्म आ गई है इंडियन पॉलिटिक्स में, फिर अरविंद जी के पास आ रहा हूं उनके एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए, फिर मैं कपिल मदान, विकास और राहुल लाल के पास आ रहा हूं मैं, कि मनोज जी एक प्रो इनकम्बेंसी की टर्म आ गई जो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि ये अब एक रियलिटी बनती जा रही है। जनरली 5 साल बाद लगता है एंटी इनकम्बेंसी होगी, पर यहां हम देखते हैं कि प्रो इनकम्बेंसी का फैक्टर हो रहा है। तो मनोज जी इसका कारण क्या ये नहीं है क्योंकि आपकी पार्टी सिर्फ जातीय गठजोड़ के ऊपर बात करती है, सिर्फ एमवाय के ऊपर बात करती है, यू आर नॉट एबल टू इवॉल्व मनोज जी, जिस हिसाब से देश की जनता सोचने लग गई है, और ये नेगेटिव पॉलिटिक्स को जनता ने नकारा है। मान लीजिए आप बता रहे हैं जातीय पार्टी हिसाब से समाजवादी पार्टी काम करती है। ये पूरा गठन जो आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है वो टोटल जाति समीकरण से हुआ है। और मैं आपसे फिर एक कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, आप मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री जी ने चुनाव टाइम कहा था कि 80-20 का चुनाव है। मैं कह रहा हूं 80-20 का चुनाव करा लिया, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब तो 100% के मुख्यमंत्री बन के आप काम करिए। अब तो केवल चाहिए हम लोगों को क्या, मैं काम सबका करूंगा, वोट मुझे मिले चाहे ना मिले, मैं काम सबका करूंगा। 80-20 भी बोलता है, तभी भी उन्होंने इस बात को बोला है। आप मेरी बात तो करूंगा, तो बहुत अच्छी बात है, वो सबका काम करें, लेकिन 80-20 का वोट लेने के लिए भी नारा क्यों दे रहे थे कि 80-20 का चुनाव है? अरविंद जी मैं एक और बात पे सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, बाकी मैं कहता हूं तुहिन जी आपकी किताब जो है बड़ी पॉपुलर हो रही है बिरसा मुंडा के ऊपर, जरा आप हमारे लोगों को भी भिजवा दीजिएगा जिससे लोग उसको जाने। अरविंद जी मैं आपसे जानना चाहता हूं एक बात को, क्या इस जीत ने योगी आदित्यनाथ को नेशनल लीडर के रूप में, आगे के फ्यूचर बीजेपी के एक प्रोमिनेंट नेशनल लीडर के रूप में स्थापित कर दिया है? ये चीज जो है मैं जानना चाहता हूं, बिकॉज दैट इज वेयर द इंटरेस्ट इज, बिकॉज पोस्ट मोदी एरा के अंदर इज योगी आदित्यनाथ नाउ कंप्लीटली पुटिंग हिज फुट डाउन की ही इज अ फोर्स टू रेकन विद इन द नेशनल पॉलिटिक्स? अरविंद जी। प्रदीप जी देखिए, मैं यहां पर आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो बहुत बड़े मुद्दे होते हैं जिसपे प्रधानमंत्री खुल के रिएक्ट नहीं करते हैं, आपने देखा होगा कि उसकी कमान योगी आदित्यनाथ संभालते हैं। चाहे कहीं प्रचार की बात हो, पश्चिम बंगाल में हमने कई बार देखा, उसके अलावा बहुत सारे मुद्दों पे हमने कई बार देखा कि जिसपे प्रधानमंत्री, चूंकि प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी अपनी गरिमा होती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है उन मुद्दों पे खुल के बात करते हैं, उसको लीड करने का काम करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इसकी वजह से योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो एक बहुत बड़े लेवल पे बढ़ी है, और मैं समझता हूं कि लोगों की अपेक्षाएं भी उनसे बढ़ी हैं। और ये भी मैं बताना चाहता हूं कि उसकी एक वानगी आज का आप देखिए कि जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया उसके बाद कैबिनेट की बैठक हो रही है। प्रश्न क्या है, आपके काम करने के तरीके से ही आपकी छवि बनती है, और योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि बनाने का काम किया है। अभी कैबिनेट की बैठक हो रही है, उसके बाद सारे मंत्रियों के साथ रात का भोजन होगा। तो सवाल यह है कि काम तो शुरू हो गया, सबको जिम्मेदारी देने के साथ साथ उनको काम भी दे दिया जाएगा, और ये बड़ा स्पष्ट करके योगी आदित्यनाथ ने लोगों को बताने का काम किया है। बड़ी बात कह रहे हैं अरविंद जी। कपिल मदान
जब यहां बीजेपी काम कर रही है, कपिल मदान, विकास सरस्वत, राहुल लाल को स्क्रीन पर लाए, अपोजिशन कहां है? कांग्रेस पार्टी कहां है? राहुल गांधी कहां है? प्रियंका गांधी कहां है? बाकी लोग कहां है? प्रदीप जी देखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ट्वीट। हमारे बीजेपी के मेरे साथी भाई ने हमें बताया कि बीरभूम में इतना बड़ा मैसेकर हुआ, कुछ बोला नहीं, सिर्फ ट्वीट बात कहने दे, मेरे को अपनी बात कहने दे और फिर रिस्पॉन्स। उसमें तो ट्वीट भी नहीं किया। मेरे यहाँ पे कपिल मदान ज्यादा बड़े कांग्रेस लीडर है, मैं तो कहता हूं कपिल मदान पे दाव लगाना चाहिए कांग्रेसियों को, ना कि राहुल गांधी के ऊपर। कपिल मदान। प्रदीप जी मेरे को अपनी बात पूरी करनी बोलिए, आपने शुरू भी नहीं किया, अभी बोलिए ना। भाई बीजेपी के थे जो यहाँ पे अभी कह रहे थे जी कि काम शुरू हो गया, ये जो राज तिलक हुआ उसके बाद कैबिनेट मीटिंग हो रही है। अगर इतना बीजेपी काम कर रही है, वो सीनियर एडिटर है, जर्नलिस्ट है, बहुत बड़े हाँ। उसका मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं। अगर इतना काम करने के बाद आपको ये करना है तो आप घर पे बैठिए। आप हेल्थ में सबसे नीचे हैं, आप एजुकेशन में नीचे से दूसरे नंबर पे हैं, आप जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो आपका वर्स्ट है पूरी कंट्री के अंदर। आप कर क्या रहे हैं? आप कौन सा काम आप कर रहे हैं? आप जो काम कर रहे हैं, आप कश्मीर फाइल्स और इस तरीके की जो मुद्दे हैं जो देश कश्मीर फाइल्स हिंदुओं की भावना से जुड़ा हुआ है, वो सिर्फ एक पिक्चर नहीं। 32 साल तक हिंदुओं की आवाज नहीं उठ पाई थी, सच नहीं दिखाया था कश्मीरी पंडितों का, वो सच आया है और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक बिट्टा कराटे को फांसी ना हो। और बिट्टा को फांसी होगी। कश्मीर मजाक ना उड़ाए, राहुल। विकास सरस्वत इसी देखिए ये आर्ग्यूमेंट से। राहुल लाल आपके पास, इसके बाद आऊंगा आपके पास। राहुल लाल, कपिल मदान के आर्ग्यूमेंट से यही समझ में आ जाता है कि जब देश रेडियो मिर्ची सुन रहा है, वो अभी भी आकाशवाणी के जमाने में। बिल्कुल ना, कपिल जी के पास इतने बढ़िया आंकड़े हैं और यथार्थ स्थिति उनको पता है, पर फिर भी कांग्रेस की स्थिति आप देखिए ना, जनता उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती। जनता ने बता दिया कि भाई ये जो बात है, आप देखिए ये है कि जनता ने नहीं जनता तक मैसेज नहीं पहुंचा, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जनता को। विकास जी को बोलने दो ना, कपिल मदान वो नहीं बोले थे, प्लीज विकास जी को बोलने दीजिए, प्लीज विकास जी को बोलने दीजिए। कपिल मेरे को सबको लेना है, राहुल लाल भी को लेना, प्लीज कपिल मदान विकास जी को बोलने दीजिए। विकास जी को बोलने दे, दो लोग एक साथ बोलते मजा नहीं आता। विकास जी 20 सेकंड। ओके ठीक है कपिल, 15 सेकंड विकास सरस्वत। अरे भाई वो एक बार नहीं है, 7-8 साल हो गए, आप कोई चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। फूलिंग द पीपल ऑल द टाइम होता रहता है राजनीति में। अरे कभी भारतीय जनता पार्टी भी 2 सीट तो थी, 8% बहुमत में। तो ये आप मत मानिए कि चुनाव में कोई अगर हार रहा है लगातार तो फिर उसकी भविष्य में कोई संभावना नहीं बची है। आप सभी एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं। मैं 1 मिनट के अंदर लौट रहा हूं दोस्तों, 30 सेकंड में तुहिन सिन्हा के पास वापस आ रहा हूं मैं, और सभी के पास वापस आ रहा हूं। देखिए देश कैसे रिएक्ट कर रहा है मोदी योगी एरा के ऊपर, और वापस से मैं सब पे लौट रहा हूं। इस मुकदमे में मेरे पास 5 मिनट और बचे। मैं तुहिन सिन्हा, राहुल लाल, फिर अरविंद चतुर्वेदी के पास आ रहा हूं। 5 मिनट है प्लीज। राहुल लाल, तुहिन सिन्हा, 12 मार्च 2007 की बात याद दिलाना चाहता हूं मैं राहुल लाल। तब योगी आदित्यनाथ जी सांसद थे और उनको प्रताड़ित किया जा रहा था झूठे मुकदमों के साथ। उन्होंने संसद में बोला था कि पहली बार मैं 25,000 वोट से जीता था, दूसरी बार 50,000 वोट से जीता, तीसरी बार 1.5 लाख से जीता, और उनकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ भारत के पक्ष में बात कर रहे थे। जिस हिसाब से आईएसआई की गतिविधि चल रही थी नेपाल बॉर्डर में, उसके खिलाफ बोल रहे थे। और आज वहां से लेके यहां तक की जर्नी है, तब भी राहुल लाल जैसे लोग अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे। राहुल लाल, मानिए कि कुछ काम जरूर ग्राउंड पे हुआ तभी जनता ने वोट। मानते हैं कि नहीं मानते राहुल लाल? ना, मैं तो देखिए, मैं तो ये मानते हैं कि नहीं मानते? प्रदीप जी देखिए, मैं तो यही मान रहा हूं कि देखिए वो अगर वहां से वहां तक की यात्रा कर रहे हैं 2007 से लेकर आज, अगर हम लोग 2022 में वहां की यात्रा कर रहे हैं, तो फिर तमाम लोग ये कैसे कयास लगा रहे हैं कि कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां कभी आगे नहीं बढ़ेंगी, और 2024 का परिणाम भी अभी आउट हो गया, तो मुझे तो नहीं लग रहा। दूसरी चीज कि देखिए योगी जी की छवि को काफी विस्तार हुआ है, मैं इस बात से सहमत हूं जो प्रदीप जी आप सवाल पूछ रहे थे। और उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी में मैं तो मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आज प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद अगर सेकंड नंबर पे कोई है तो वो योगी जी हैं। लेकिन क्या पार्टी स्वीकार करेगी वो नंबर सेकंड पे है वो? देयर इज अ डिफरेंस राहुल, यू मेड योर पॉइंट, देयर इज अ डिफरेंस। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में बहुत बड़ा फर्क है।
बीजेपी के अंदर और कांग्रेस के अंदर यह फर्क है कि बीजेपी में टॉप पे वही रहता है जो परफॉर्म करता है, कांग्रेस में टॉप पे वही रहता है जो परफॉर्म नहीं करता है। तो इन से ना, दैट इज व्हाई द लॉजिक दैट राहुल लाल इज सेइंग कि भाई बीजेपी भी बढ़ी तो कांग्रेस भी बढ़ेगी कभी ना कभी, ये इट मे नॉट वर्क आउट। खाली संक्षेप में जवाब दे दूं, देखिए ये तो अभी 1984 के समय में जब भारतीय जनता पार्टी दो सीटों पे थी तो क्या आप लोग मानेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी और राहुल लाल मिश्र पे तो ये अरविंद चतुर्वेदी के पास भी जाना है। हकीकत से वर्तमान कांग्रेस पार्टी का कोई सरोकार नहीं है और यही कारण है कि इनका निरंतर पतन होता जा रहा है और उसकी जरा सी भी चिंता इनको नहीं है। लेकिन दूसरी बात, अरे उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्ष का काम है प्रियंका राहुल लाल प्लीज, राहुल लाल को बोलने दीजिए ना प्लीज। घुस जाते हैं। प्रदीप जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने योगी जी की 2007 वाली बात याद कराई, सबको उनकी स्पीच याद कराई। देखिए, सबसे बड़ी बात जो जनता को भी आज पता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भाजपा का अगले 15-20 साल देश में राज करना बहुत जरूरी है। ये बहुत दुख की बात है कि हमारी दूसरी साइड राष्ट्रीय सुरक्षा को आपने चुनाव से जोड़ दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनाव से जोड़ने वाली पार्टी है। आजमगढ़ को इन्होंने आतंकवादी गिरोह का गढ़ बना दिया था और आज देखिए आजमगढ़ जो है पूरी बड़ी बात, तुहिन सिन्हा ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि 15-20 साल की विजन है। तुहिन सिन्हा अब अमित शाह जी के रास्ते पे जा रहे हैं, जैसे अमित शाह जी ने कहा था आने वाले 50-100 साल तक बीजेपी का विजन है, आप उसी को कर रहे हैं। मैं एक सेकंड रुक जाइए, मैं अरविंद चतुर्वेदी और विकास सरस्वत के पास एक्सपर्ट कमेंट लूंगा, फिर मैं मनोज जी और कपिल मदान के पास आना चाहता हूं। अरविंद जी, क्या मैं इस चीज का आप जवाब में को बिल्कुल स्पष्ट रूप से दीजिए कि आप 2024 में नो कंपटीशन इन यूपी? अरविंद जी, क्या मान लूं नो कंपटीशन इन यूपी में 2024 नो कंपटीशन इन यूपी? अरविंद जी। प्रदीप भाई देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कैसे कैसे लोगों का क्यों जो है मंत्री पद से उनको हटा दिया गया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है और 2024 में इनके लिए कोई बहुत बड़ा विपक्ष नहीं है। आपको मैं ये बता दूं कि बनारस से चुनाव जीतने वाले नीलकंठ तिवारी को मंत्री नहीं बनाया गया जी। वहां से मंत्री बनाया गया दयाशंकर मिश्रा दयालु को। दयालु न तो विधानसभा के सदस्य हैं न विधान परिषद के सदस्य हैं, लेकिन इस बार वो टिकट मांग रहे थे और इस बार जब वहां पे प्रचार किया गया तो वहां पर उनकी बहुत अच्छी फॉलोइंग मिली। तो सवाल यह है कि नीलकंठ तिवारी को हटाने में 1 सेकंड का समय नहीं लगा और इस मंत्रिमंडल में नीलकंठ तिवारी को जगह नहीं मिली। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बड़े सतीश महाना को इंडस्ट्री का चार्ज था, जिनके नेतृत्व में जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, ये सारी चीजें बन रही हैं, उनको हटा दिया गया। दिनेश शर्मा का उदाहरण आपके सामने है। उसके अलावा बहुत सारे मंत्री, तकरीबन 20 से ज्यादा मंत्री हटा दिए गए। तो प्रश्न ये उठता है कि देखिए, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की आपके हर काम पे नजर है, सिर्फ आपको पद दे देना ही महत्वपूर्ण नहीं है। प्रदीप, बहुत बड़ी बात करी है अरविंद जी, आपने जिस बारीकी से एनालाइज किया है, को घर बिठा दिया गया, बहुत बड़ी बात। और शायद इसीलिए विकास सरस्वत, द मैसेज इज क्लियर विकास सरस्वत, द ब्रांड आर ओनली 2, मोदी योगी। इस वक्त तो स्थिति वही है प्रदीप कि मतलब योगी, नरेंद्र मोदी के बाद योगी जो है वो सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं भाजपा के। और देखिए, बात ये समझने की है कि भाजपा जो है, ये इसको कई सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट और विपक्षी पार्टियां तो खासकर बिल्कुल नहीं समझ पा रही। भाजपा जो है एक जन आंदोलन बन चुकी है देश के अंदर पिछले 8 साल 10 साल के अंदर। आप ये, और जो राहुल जी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस क्यों नहीं दोबारा सत्ता में वापसी कर सकती है कांग्रेस, परंतु आज की जो उसकी राजनीति है उसके चलते तो कतई नहीं कर सकती। जिस राष्ट्रवाद को कांग्रेस ने छोड़ा, होने वाला है कांग्रेस का अप्रैल में, उसके बाद बड़े परिवर्तन आने की संभावना है कांग्रेस में। जिस राष्ट्रवाद को कांग्रेस ने छोड़कर बड़ी कीमत चुकाई और भारतीय जनता पार्टी उसी राष्ट्रवाद को पकड़कर सत्ता में आई, जब तक कांग्रेस उसको दोबारा से अंगीकार नहीं करेगी तब तक ऐसा ना हो। उस मंथन शिविर में राहुल लाल, आदरणीय राहुल गांधी जी ट्वीट कर रहे हो, आप सभी मेरे साथ जुड़े, मेरे पास समय की कमी थी, पर यह बात तय है कि मोदी योगी एरा की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों।